ललन सिंह को भी एक बार सुनते हैं। उन्हीं के घर पर, उन्हीं के आवास पर ये मीटिंग चल रही थी। पूछिएगा कि नई नई परंपरा कायम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए, जो चाह रहे हैं कि बुलडोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर आप लोग उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर के लिए कल श्री केसी वेणुगोपाल और श्री टी.आर. बालू जी आए थे, रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, जेपी नड्डा साहब थे, हम सब लोग वहां थे और उनको ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा सभी लोगों से बात करने के बाद तय होगा। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में आप ये मंजूर करिए और इसका ऐलान करिए। तो कहीं शर्तों के साथ काम होता है क्या? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है। राजनीति में उन्होंने कहा कि सबसे बात होगी, तो बात होगी जब होगी। विपक्ष में एगो राहुल गांधी है क्या? कांग्रेस पार्टी खाली है? तो इसलिए आज तो देखे नहीं है आपने तृणमूल कांग्रेस का क्या बयान आया कि स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया, उनसे भी राय सलाह नहीं किया। तो इन लोगों का एक तरीका है काम करने का, और लोकतंत्र की बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो शपथ के बाद नारा लगाए उसको लेकर ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं। यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी यह दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया है। विपक्ष के बहुत सांसद अपने अपने तरीके तो चुनाव के लिए ही डालते ना। कुछ रात को कुछ बातचीत सर, कुछ आइस ब्रेकिंग कह रहे हैं कि शायद आपको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट पे अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं सर। नहीं, अब तो बातचीत ही नहीं तो सवाल उठता नहीं। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दो टोक कहते हैं कि कोई अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अब तो जो है सामने ही है, ये वोटिंग की प्रक्रिया से ही क्लियर होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले ललन सिंह का जब मैं वक्तव्य सुन रही थी, बड़ी कमजोर नब्ज उन्होंने इंडिया अलायंस की दबा दी। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष में क्या केवल राहुल गांधी ही हैं, इंडिया अलायंस में बाकी पार्टीज भी हैं। क्या कोई बाकी दलों के साथ भी बैकडोर चैनल से कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए, अलग अलग दलों से बातचीत तो हो ही रही थी, और जैसे कि राजनाथ सिंह ने खुद टीएमसी के नेता ममता बनर्जी से फ़ोन पे बातचीत की थी और उनको ये बताने की कोशिश की थी कि स्पीकर के पोस्ट पे सर्वसम्मति होनी चाहिए। और अगर मोशन को देखें तो मोशन से भी आपको एक दिलचस्प तस्वीर नज़र आएगी। जैसे जो के सुरेश के लिए मोशन दिया गया है, यानी कि जो प्रस्ताव दिया गया हाउस में रखा गया है, टोटल कुल 17 प्रस्ताव हैं। उस 17 प्रस्ताव में 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि के सुरेश को स्पीकर बनाने के लिए हैं। उनमें से एक है जिसमें अरविंद सावंत ने उस प्रस्ताव को रखा है, इनके प्रेमचंदन ने उसको सेकेंड किया है। दूसरा है जिसमें सुप्रिया सुले और कनी मोदी, इन लोगों ने उसको सेकंड किया है। तीसरा जो प्रस्ताव है उसको आनंद भदौरिया ने रखा है। तो कुल मिलाकर टीएमसी का कोई भी व्यक्ति न प्रस्ताव रखने में शामिल रहा, न उसको सेकंड करने में शामिल रहा। दूसरी तरफ जो 14 प्रस्ताव हैं वो ओम बिरला के पक्ष में हैं, जो कि सबसे प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो उनकी तरफ से भी उतरा हुआ, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी। अब जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे होंगे। सर, कॉन्फ्रेंस बनाने की कोशिश की थी आपने, लेकिन क्या हुआ? हो गई। जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे। राजनाथ सिंह को आपने सुना, कुछ नहीं कहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, सारे जवाब भी दे दिए। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लें। या तो मैं ये बता रहा था कि जो 14 और 3 यानी कुल 17 प्रस्ताव रखे गए हैं, उन प्रस्तावों की रूपरेखा के हिसाब से आप समझ लें तो दोनों दलों की स्थिति, दोनों गठबंधनों की स्थिति समझ में आ सकती है। जहां पर एक तरफ एनडीए के प्रस्ताव रखे गए हैं और संपूर्णता के साथ रखे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कोई भी व्यक्ति न प्रस्ताव रखने में शामिल रहा, कोई भी सांसद, ना उसको सेकेंड करने में। और नंबर्स के हिसाब से तो आप सभी जानते हैं। अब देखने वाली बात सिर्फ ये रहेगी कि इस लेवल तक आके कि आपने एक कैंडिडेट दिया, सार्वजनिक बयानबाजी की, क्या वोटिंग तक उसको टिकाएंगे या फिर ध्वनि मत से ही पास करा दिया जाएगा? क्योंकि अगर वोटिंग तक मामला टिका तो बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की रहेगी अपोजिशन के लिहाज से। अपोजिशन का खेमा जो है वो इसे आशंका के तौर पर ही देख रहा है कि नंबर्स जो उनके हैं उससे काफ़ी कम आ सकते हैं, जबकि एनडीए बढ़ा हुआ हो सकता है।
जी जी, अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है। अगले 15 मिनट के अंदर हम देखेंगे संसदीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कौन जीतने जा रहा है स्पीकर पद का ये चुनाव? दो प्रस्ताव सामने रखे जाएंगे, एक एनडीए की ओर से ओम बिरला का, एक इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश का। अब ध्वनि मत से ये पास होता है या वोटिंग की प्रक्रिया पर्ची के जरिए होती है? क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि अभी जो पूरा टेक्निकल सिस्टम है वहां पर वोटिंग का, वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, अगले 15 मिनट के अंदर आप वो प्रक्रिया भी इंडिया टीवी पर लगातार देखेंगे। लेकिन राहुल जी, ये पहला टेस्ट है, ये पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी का इस लिहाज से कि स्पीकर के पद को लेकर भी एक चुनाव हो रहा है, संख्या बल उनके पक्ष में है। लेकिन ये टेस्ट राहुल गांधी का भी है बतौर ओपोजिशन के लीडर। क्या वो अपने अलायंस को इंटैक्ट रख पाते हैं? देखिए, रख पा रहे हैं? जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब तो फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कौन कैसे वोट करेगा, जनता कैसे वोट करेगी। यहाँ पे तो बिल्कुल साफ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि एनडीए के घटक दल जो हैं वो कोई विरोध में वोट करने वाला है, कोई भी घटक दल। और साथ में जो छोटे दल हैं या जिसके एक एमपी है या बाकी ऐसा कुछ है, वो भी मुझे लगता है कि जो पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं वो लोग भी जो है एनडीए के साथ ही वोट करेंगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ओम बिरला जो है वो स्पीकर बनने वाले हैं। पर यहाँ पर कन्वेंशंस की बात होती है, बाकी सब चीज़ों की बात होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि संसदीय राजनीति में कोई भी कन्वेंशन बहुत ज़्यादा टिके हैं। अगर हम स्पीकर की बहुत ज़्यादा बात हुई कि पहली बार हो रहा है कि स्पीकर का चुनाव, ऐसे 4 इंसिडेंट हैं जब पहले जो है स्पीकर के चुनाव में दोनों तरफ से कैंडिडेट खड़े किए गए। तो ऐसा नहीं है, ये 1952 से ऑनवर्ड इसी तरह 1952, 1976, बिल्कुल 1976, 1976, 1967, बहुत मतलब 1999 में भी शायद मेरे ध्यान में आ रहा है कि 1998 में बीएमसी बाल योगी के उसमें केस में संगमा जी को का भी नॉमिनेशन था। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कन्वेंशंस को राजनीति में देखेंगे तो वो टिकती बहुत ज्यादा नहीं है, कभी बनती हैं कभी बिगड़ जाती हैं।